हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएसएल 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था, यानी कि जो टायर 2 का पेपर हुआ था, उसके जीएस के पोर्शन को डिस्कस ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, एसएससी के पेपर में एसएससी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो से भी आपको आने वाले 2024 के जितने भी पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो एग्जाम सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक देखें ताकि आप भी इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आयोडीन की कमी से हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थायराइड। देख फ्रेंड्स, ये इसका चित्र है और ये आपकी गर्दन के अंदर पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। ये गर्दन के निचले हिस्से में पाया जाता है। इसकी जो स्थिति है वो तितली जैसी है। अब देखिए जी, आपको रेड रेड से दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली में थायराइड है और ये आपको तितली के आकार का दिख रहा होगा। और इसी को मेडिकल भाषा में थायराइड कहते हैं। इसका काम शरीर की ढेरों आवश्यक गतिविधियों को कंट्रोल करना है, जैसे कि भोजन को ऊर्जा में बदलना आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, मेलाटोनिन। देखिए, मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है जो कि पीनल ग्रंथि द्वारा आपके मस्तिष्क में छोड़ा जाता है। अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो इससे आपको जल्दी नींद आ जाती है। देखिए, मेलाटोनिन जो है ना वो नींद की गोले में पाया जाता है एग्जैक्टली में। और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, तो अगर वो नींद की दवा ले रहा है तो एग्जैक्टली में वो कौन सा हार्मोन ले रहा है? मेलाटोनिन ले रहा है। नींद की गोली खाने से आपके अंदर मेलाटोनिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको नींद आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, एड्रीनेलिन। देखिए, एड्रीनेलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये भी एक हार्मोन है जो कि हमारी आंतों पे कार्य करती है और यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। जब भी हमें किसी स्थिति से गुजरने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, तब हम इस वाले हार्मोन का यूज़ करते हैं और इस हार्मोन की वजह से हमारी मांसपेशियों में भी फैलाव आ जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? देखिए, अगर हमारे शरीर में कहीं कट जाए, छिल जाए या चोट लग जाए और उसके कारण कहीं से रक्त बहने लगे, और जब तक वो रक्त बह रहा है और उसके रुकने तक का जो समय है, उस समय को काउंट करता है थर्मोप्लास्टिक, यानी कि उसका मूल्यांकन करता है कि कितना समय लगा आपके रक्त का थक्का जमने में। ये उसकी क्षमता को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, और थक्का बनाने में भी सहयोग करता है। देखिए, आप नोट करके लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा आता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो वो आता है विटामिन के। ये आपको नोट करके लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में दो कथन दिए हुए हैं। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सही है, कौन सा गलत है। इसका आंसर है दोनों ही ये सही है। अब देखिए, इनको पढ़ लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 12 जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्गसन पहाड़ी पर की थी। ये भी सही है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्गों की बेहतरी जैसे कि राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी सही है और ये है गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनके बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के गुरु थे।
और ये बहुत बार पेपर में आया क्वेश्चन, बताइए गांधी जी के गुरु कौन थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि बताइए गोपाल कृष्ण गोखले का दूसरा नाम क्या था। तो इनको ग्लैडस्टोन के नाम से भी जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको 2 पॉइंट ऐड करके लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जीडीपी और कल्याण यानी कि डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका आंसर दिया है केवल 1 और 2, इसका मतलब तीसरा में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलत लिखा हुआ है। पहले में देखते क्या है, किसी देश की जीडीपी को लोगों के कल्याण का सूचकांक मांगते हैं, बिल्कुल सही। यदि जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए मैं जीडीपी को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हमारे देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वही हमारी जीडीपी है। और इसको हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। और देखो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाया जाता है। तो मिलावट की पुष्टि कैसे होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस वाले शहद में चीनी मिली हुई है। जब हम उसको जलाएंगे तो उसमें से साउंड आएगी चट चट की, तब हमें पता लगेगा कि इस शहद में तो चीनी मिली हुई है। तो आप लोग भी जब भी शहद लाए तो शहद को थोड़ा सा रुई में भिगोकर उसको तीली में जला के देखें। अगर उसमें से भी चट चट की आवाज आ रही है तो उसमें चीनी भरपूर मात्रा में मिलेगी। जितनी तेज साउंड आएगी उतनी ज्यादा चीनी है उसमें। तो जब भी शहद लाए तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप जरूर करके देखिए अपने घर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है जुलाई 2023 तक। तो इसका आंसर है अमित शाह। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री। और ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है नितिन गडकरी जी, जो कि हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो हुई थी 1935 में। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो अधिनियम 134 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को की गई। जो कार्यालय बनाया गया प्रारंभ है वो बना गया कोलकाता में। और 1937 में यानी कि 2 साल बाद ही इसको स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई तो बताइए वॉइस रॉय कौन था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आया क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है उनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। देखिए मैंने कहा टाइम पीरियड लिखा है 31 से 36 तक। इसके बीच में जितनी भी गतिविधि हुई है आपको ये नाम याद रखना है, लॉर्ड विलिंगटन 31 से 36 तक। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए कि लास्ट गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ। तो वो हुआ लॉर्ड विलिंगटन के। और इनके तुरंत बाद आए लॉर्ड लिनलिथ। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका भी टाइम पीरियड में लिखते हैं 36 से 44 तक। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और क्विट मूवमेंट हुआ यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो आपको ये सब याद रखना है। और इनके बाद आए लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक। वेविल प्लान भी इसी दौरान आया था। और सबसे लास्ट में आए लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 तक। देखिए ये जो 4 वॉइस रॉय है ना,
ये पेपर में इतनी बार आए हैं, इतनी बार आए हैं, लाइन लगा लगा के आते हैं। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई, कौन वाइसरॉय था? बताइए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे कौन वाइसरॉय था? ये बताइए, क्वेट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन वाइसरॉय था? बताइए, वेविल प्लान जब आया तो कौन वाइसरॉय था? बताइए, हमारा देश जब आजाद हुआ तो कौन वाइसरॉय था? देखिए, आंसर यही है, बस उनका एंगल चेंज करते रहते हैं। आपको एक क्वेश्चन को हर एंगल से देखना है, तभी जाके पेपर को एनालाइज करने का मतलब होता है। एनालाइज करने का मतलब होता है उसके जो ऑप्शंस हैं, उसके ऑप्शन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, या फिर ये 1935 ही कितने क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। दैट इज कॉल्ड एनालाइज। तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में निम्नलिखित राज्यों का उनसे संबंधित रैंक के साथ मिलान करें और सही जोड़ा चुनें। अब देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा। तो नंबर 1 पे रहा डी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रहा नंबर 1 पे, हरियाणा रहा नंबर 2 पे, और मध्य प्रदेश रहा नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे रहा आपका राजस्थान। ये नीचे से ऊपर की तरफ लगा रखे हैं। देखिए, डी का पहला है, आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, डी का पहला है, और सी का देखिए दूसरा है, ये हरियाणा है, ये तृतीय स्थान पे है, और बी का ऑप्शन नंबर 4 है, बी का देखिए 4 है, इसमें 3 लिखा हुआ है, और ए का 3 है, ए का देखिए 3 कहाँ है, ये वाला चौथे नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए 2023 में जो यूथ गेम हुए वो कहाँ पे हुए? तो वो हुए मध्य प्रदेश में। ये भी पूछ सकते हैं, बताइए कौन से नंबर के हुए? तो वो हुए 18वें नंबर के। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए 19वें नंबर के कहाँ होंगे? तो 19वें नंबर के होंगे तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है, नोट करके लिख लेना है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा? तो नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मानक ताप और ताप यानी कि एसटीपी पर ताप का मान क्या होता है? देखिए, इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 273.5 डिग्री केल्विन, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों एक जैसे ही मान है, बस ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है, और ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि 0 डिग्री भी आ सकता है सेल्सियस में, और 273.15 डिग्री केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। ठीक है, और एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल में जान लेते हैं। एसटीपी तापमान और दाब एक मानक संदर्भ बिंदु है जिसका उपयोग गैसों को मापते समय किया जाता है। ऊर्जा सामग्री मानक परिस्थितियों में आमतौर पर एसटीपी पर गैसोलीन के दहन के प्राप्त ऊर्जा की कुल मात्रा, या फिर मानक तापमान और दाब एसटीपी पर ऑक्सीजन एक रंगहीन या गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों का दी गई श्रेणी में संबंधित स्पर्धाओं में उनके द्वारा जीते गए पदकों के साथ मिलान करें और सही जोड़े चुनें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहले का दूसरा। तो देखते हैं, ए पे दिया है विनेश फोगाट, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती महिला में, फ्री स्टाइल में 53 किलोग्राम। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये इनकी कैटेगरी है कि विनेश फोगाट ने
गोल्ड जीता है कुश्ती में, और कौन सी कैटेगरी में? 53 केजी कैटेगरी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बी। बी का है 4। बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड जीता है, ठीक है ना, देखो 4 पे गोल्ड है। और कुश्ती में जीता है पुरुष में फ्री स्टाइल में, और उनकी कैटेगरी थी 65 केजी। सी का पहला। साक्षी मलिक ने, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती महिला फ्री स्टाइल, इनकी कैटेगरी थी 62 केजी। अब देखते हैं दीपक पुनिया। दीपक पुनिया के लिए एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में पुरुष में फ्री स्टाइल में, इनकी कैटेगरी थी 86 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सारी की सारी डिटेल नोट करनी है, इनके नाम और इनकी कैटेगरी याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, लिथियम का व्यवहारिक मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानताओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है विकर्ण संबंध। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। विकर्ण संबंध आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे तत्वों के बीच संबंध होता है। उदाहरण के लिए लिथियम का मैग्नीशियम से, बोरोन का सिलिकॉन से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से आदि। इन जोड़ों के गुण समान होते हैं, जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन दो दोनों का ही गुण अर्धचालक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास 3 ग्रुप है, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी और ग्रुप नंबर सी, और ये हमारी आवर्त सारणी है, और आवर्त सारणी का द्वितीय पिलर है। देखो इसने दूसरे और तीसरे तो कहा, तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा Li यानी कि लिथियम आएगा, और यहाँ पे आएगा B यानी कि बेरिलियम, और यहाँ पे आएगा B यानी कि बोरोन। नीचे आएगा Na, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्युमिनियम। अब देखिए ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप 3 है। अब जब ग्रुप ए के कुछ गुण ग्रुप बी से मिलने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध। जो गुण लिथियम में है वही मैग्नीशियम में है, जो गुण बेरिलियम में है वही गुण एल्युमिनियम में भी है, जो गुण बोरोन में है वही गुण सिलिकॉन में यानी कि Si में है। यहाँ पे चौथा ग्रुप अगर होता तो ये इससे कनेक्ट होता। तो बस ये यही कह रहा है कि पहले ग्रुप के अपने अगले ग्रुप से संबंध जब होते हैं उसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। बस आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, विश्व में मौसिन राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मानसून हवाएं पहाड़ी से टकराती है। इसका आंसर है खांसी पहाड़ी से। देखिए मोहसिन राम में ना दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और इसका रीजन क्या है? देखिए मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। जैसे कि इसने बताया, जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है ना, वो 3 पहाड़ियों से टकराता है। अब देखिए जैसे कि ये मेघालय है, और मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती हैं, और उन 3 पहाड़ियों का जो आकार है ना, वो यू टाइप का है, या फिर आप कह सकते हो वी टाइप का है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक पहाड़ी हो गई ये, एक पहाड़ी हो गई ये, और एक पहाड़ी हो गई ये वाली। जो सामने वाली पहाड़ी है इसका नाम है खांसी। खांसी वो नहीं, खांसी पहाड़ी। और ये है गारो। ठीक है, और इसका नाम है जैंतिया। अब देखिए जो मॉनसून इधर से आ रहा है, ठीक है ना, वो पहले क्या करेगा, इस पहाड़ी पे टकराएगा, फिर इस पहाड़ी पे टकराएगा, फिर इस पहाड़ी पे टकराएगा, फिर इस पहाड़ी पे, फिर इस पहाड़ी पे, फिर इस पहाड़ी पे, फिर ऐसे घूम घूम के वो सारी की सारी वर्षा वहीं पे कर देगा बेचारा। तो इस कारण ही मेघालय के मोसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये खांसी नहीं है, खांसी है, खांसी। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये मेघालय में है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली क्या है? देखिए अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है।
अब देखिए ये मैप में ये है अरावली की पहाड़ियाँ, ये पड़ती है राजस्थान में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, ये बताइए अरावली की पहाड़ी कहाँ है, तो वो कहाँ है, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना का अस्तित्व है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर 1727 मीटर, ये याद रखना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरावली पर्वत का सबसे बड़ी जो चोटी है, सबसे ऊंचे जो चोटी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि है 1727 ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको गुरु शिखर याद रखना है, जो कि माउंट आबू के जिले सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। ये तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भील जाति वाला क्वेश्चन। ये दो एंगल से आ सकता है, ये भी आ सकता है, बताइए भील जाति कौन सी पहाड़ी के पास रहती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए अरावली पहाड़ी के आसपास कौन सी जनजाति रहती है, वो रहती है भील जनजाति। तो आपको दोनों ही एंगल से याद रखना है क्वेश्चन। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है, देखिए जो भारत के पूर्व में है, ये है, देखिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंगाल में भी है और झारखंड में भी है, बिल्कुल सही। देखिए भारत में स्थित एक पठार है, झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा है और पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिण में महानदी है। और छोटा नागपुर पठार से एक क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार, बताइए कि छोटा नागपुर पठार पे किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, तो पाई जाती हैं ग्रेनाइट और नीस की। ये आपको 3 स्टार बना के लिखना है कॉपी में, इतनी बार क्वेश्चन आया है वाला। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, पश्चिमी घाट। अब देखते हैं पश्चिमी घाट क्या है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतमाला श्रृंखला है। अब देखिए ये गुजरात से लेके ये पूरे का पूरा वेस्टर्न बेल्ट है, पूरी की पूरी केरल कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक के। देखिए आप पूरे मैप में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, इसको वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी पर समाप्त हो जाती है। 2012 में ना यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को 39वां स्थान दिया था विश्व धरोहर में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप वेस्टर्न घाट क्या है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऑप्शन नंबर 12 में दिया है, विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। अब देखिए जो गलत है ऑप्शन नंबर 2, इसको पढ़ने की कोई लोड नहीं है, जो उसमें सही है उसको पढ़े, उसको ध्यान रखिए, कॉपी में लिखिए। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सही। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लित नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, बताइए वसा में घुलनशील विटामिन के नाम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवा और स्थानीय दंडित झंझा देखने को मिलता है, पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार के तूफान को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं काल बैसाखी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, लू। अब देखिए लू को तो आप सभी जानते होंगे, गर्मियों में जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं उन्हीं को लू बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। उत्तरी भारत के गर्मियों में
उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल से भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवाएं मई से जून में चलती है। लू के समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब देखिए आप कितनी गरम गरम हवाएं होती होंगी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, व्यापारिक हवाएं। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश पर जो हवाएं चलती हैं और जो कि निरंतर पूरे वर्ष चलती रहती हैं, उन्हीं को हम व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, मावट। अब देखते हैं मावट के बारे में कुछ डिटेल। सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा को ही मावट कहते हैं। बहुत सुंदर। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि इस वर्षा से गेहूं की फसल को शुरुआती बढ़त मिल जाती है और फसलों के पोषण के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब देखिए एक तरफ तो राज्य है और दूसरी तरफ जैव नित्य है, यानी कि बायो रिजर्व है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले का सी। यानी कि आसाम में क्या है, मानस है। नंबर 2 का है ए। मध्य प्रदेश में क्या है, पंचमंडी है। और उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में है सिमलीपाल। ये तो सभी के याद ही हो गए, तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मेघालय के लिए क्या बचा, मेघालय के लिए बचा पी, नोकरेक। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये बायो रिजर्व होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं जहाँ पे एनिमल वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे जंगल होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप होते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, ऐसे होते हैं ये भी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, सरकार की प्रधानमंत्री जन आयोग योजना पीएमजे योजना निम्नलिखित में से किस राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण तहत में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि ये जो योजना है वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। देखिए पीएमजे योजना जो है वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत चल रही है। आपने सुना होगा आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड। इसमें क्या होगा, प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके इलाज कराने के लिए। चाहे वो अपना इलाज निजी अस्पताल में कराए, चाहे वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराए, सरकार की तरफ से उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रति वर्ष। और अब तक के 50 करोड़ लोगों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि पीओपी के लॉन्च से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें चारों ही कथन सही हैं और ये आपको चारों ही पढ़ने हैं और याद करने हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक के राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत पीओपी की शुरुआत की। बहुत अच्छे, हमें पता लग गया कि ये 2022 में कर्नाटक से शुरू हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ से अधिक का इकट्ठा अनुदान जारी किया गया। इससे लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभ होगा। इसका मतलब है कि 37 करोड़ रुपए इन्होंने एक साथ ही सभी को दे दिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, नेम सेवा पददाताओं के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म के रूप में ही एकत्र करता है
जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक सेवा, गुणवत्ता सेवा, स्वच्छता सेवा, श्रेणीकरण सेवा, पृथक्करण सेवा, पैकेजिंग सेवा, सब कुछ शामिल है। देखिए, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, 10 20 15 20 40 सुविधाएं, और इन सारी सुविधाओं को आपने एक ही जगह बंद कर दिया, यानी कि एक ही दुकान में या एक ही जगह। अब ये यहीं से मॉनिटर हो सकती है, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। जैसे कि देखिए, एक किसान है, वो अपनी फसल उगा रहा है और उसने फसल काट दी। अब उसे काट के ले जाने के लिए शहर में क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में यही मिल जाएगा। उसको इसकी पैकेजिंग करानी है तो पैकेजिंग वाला भी यही मिल जाएगा। उसको ये माल कहीं बेचना है तो बेचने वाला भी यही मिलेगा, खरीदने वाला भी यही मिलेगा। सब के सब इसी पोर्टल पे मिलेंगे, इसलिए इसको पीओपी कहा गया है कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। पैक करने वाला भी, ले जाने वाला भी, बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, सब के सब। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया और हॉटस्टार हो गया। उन तीनों को अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाए कि आपको तीनों का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप एक का ले लीजिए, उसी से आपको तीनों का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसी तरह ये प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म बनाएगा। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4। अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवाएं, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी सेवाएं एक जगह ही आ गई हैं, तो इस पोर्टल पे कितनी सेवाएं, 41। पीओपी के अंतर्गत आती हैं जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखला सेवा, वैल्यू चेन सर्विस, जैसे व्यापार, गुणवत्ता जांच, गोदाम, फिनटेक बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, सूची एक को सूची सेकंड का मिलान कीजिए। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले का तीसरा। स्थितिज ऊर्जा का हम कहाँ यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट में। और रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं, डीजल इंजन में। और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी से हम क्या चलाते हैं, पवन चक्की। ठीक है। और विकिरण ऊर्जा से क्या चलाते हैं, विकिरण ऊर्जा चलाते हैं सौर तापी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। अब देखते हैं कथन नंबर 1। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहने राज्य यानी कि 7 सिस्टर स्टेट्स में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखते हैं कथन नंबर 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। अब दोनों ही कथन क्या है, आपके सही हैं। देखिए, 7 सिस्टर स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के माने जाते हैं। देखिए, इसमें नंबर 1 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और 7 मिजोरम। ये आपको याद रखने हैं 7 सिस्टरों के नाम। और सबसे मेन चीज है, इनकी कैपिटल याद रखनी है आपको, इनकी कैपिटल क्या है। देखिए, इस पूरी आकृति को चिकन नेक भी बोलते हैं, यानी कि मुर्गे की गर्दन। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ऐसी लगेगी जैसे मुर्गे की गर्दन हो, देखो, इसलिए इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि चिकन नेक कहाँ है। ठीक है। देखिए, गर्दन लग रही है ना बिल्कुल ऐसी। अब आप देखिए इस क्या करती। तो आपको ये याद रखना है कि 7 सिस्टर स्टेट से हमको चिकन नेक जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, सूची 1 और सूची सेकंड के साथ मिलान करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। यानी कि वॉर्न हस्टिंग का पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरा, सर जॉन शोर तीसरा, लॉर्ड वेल्सली फोर्थ। तो ये तो सारे सीक्वेंस से दे रखे हैं, बस ये आपको याद रखने हैं। ये लिस्ट आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। मई 2023 में मध्य प्रदेश का शहर संयुक्त राष्ट्र प्रवास के सहयोग से संयुक्त राष्ट्रीय अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है भोपाल, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यूएन हैबिटेट मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय यानी कि रहने के लिए घरों प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक और पर्यावरण रूप से टिकाऊ कस्बे और शहर को बढ़ावा देना अनिवार्य है। इस संस्था की स्थापना 1978 में की गई थी और 1976 में कनाडा के वैंकूवर मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट प्रथम का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।